एवरीवन, वेलकम टू एट प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चे एनिमल फिजियोलॉजी, और एनिमल फिजियोलॉजी का ये रहेगा आपका लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम लोग डील आउट करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है ना, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। अगर मैं बात करूँ आपके कोई से भी एंट्रेंस एग्जाम, सपोज आप जैसे सीयूईटी को टारगेट करें, तो सीयूईटी में भी एनिमल फिजियोलॉजी में अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे तो वो एंडोक्राइनोलॉजी से ही मिलेंगे। सिमिलरली अगर आप जैम का पेपर या गेट का पेपर भी देना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको फिजियो में जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे मैक्सिमम, वो आपको एंडोक्राइनोलॉजी से। इसी तरीके से अगर आप आगे भी कोई एंट्रेंस देंगे और वहाँ पे एनिमल फिजियोलॉजी यूनिट टारगेट करेंगे तो वहाँ पर भी आपको फिजियोलॉजी में एंडोक्राइनोलॉजी से ही मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग आज सबसे पहले जो आपका चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो रहेगा बच्चे एंडोक्राइनोलॉजी, क्योंकि ये है आपका अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चे एंडोक्राइनोलॉजी से। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। ओके, जस्ट अ सेकंड। एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। चलिए सबसे पहले बच्चे समझते हैं एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब। एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब होता है, एंडोक्राइनोलॉजी इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हम ये भी जानेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता क्या है, बट सबसे पहले हम लोग इसकी बेसिक डेफिनेशन लिख लेते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब होता है बच्चे स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अब जरा जानते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब जरा हम लोग लिखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हमारी बॉडी में अगर हम लोग डिस्कस करें स्टूडेंट्स, तो दो तरीके के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। एक होते हैं बच्चे एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की ही स्टडी को हम एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, और इसमें यहाँ पर इस तरीके के ग्लैंड्स आते हैं जो कि अपना सिक्रीशन वाया किसी डक्ट के प्रोड्यूस करते हैं, या विदाउट एनी डक्ट करते हैं, विदाउट एनी डक्ट अपना सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखिए तो यहाँ पर क्या होता है, यानी कि दोज ग्लैंड्स which produce their secretion without the help of any duct, ठीक है, directly into the blood, डायरेक्टली ब्लड में कर देते हैं सिक्रीशन। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें तो इनके सिक्रीशन का नाम क्या है। सिक्रीशन जो ये रिलीज कर रहे हैं बच्चे, उसको हम लोग बोलते हैं, सिक्रीशन को हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स। ठीक है, सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चे, सिक्रीशन को हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या टर्मिनोलॉजी है। अब अगर हम लोग बात करें तो ये जो हार्मोन्स होते हैं, इसका मतलब ये क्लियर हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स को जो रिलीज कर रहा है वो डायरेक्टली इनटू द ब्लड कर रहा है, किसी ग्लैंड के ऊपर जाकर नहीं रिलीज कर रहा है, या कोई हमारी बॉडी में स्पेसिफिक एरिया में जाके रिलीज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम इसी चीज को जरा समझे तो मान के चलो कि आपका कोई ग्लैंड है इस तरीके से। ठीक है, इफ दिस इज द ग्लैंड, ए ग्लैंड है बच्चे, और ये ए ग्लैंड के पास, ठीक है, ए ग्लैंड जो है इसको मैं इस तरीके से लिख देती हूँ, दिस इज योर ग्लैंड, और ये ग्लैंड जो है बच्चे कोई ना कोई सब्सटेंस रिलीज कर रहा है, और ये केमिकल सब्सटेंस जो है ये क्या है, दिस इज द हार्मोन। और ये हार्मोन कहाँ रिलीज हो रहा है बच्चे, ये हार्मोन रिलीज हो रहा है ब्लड में, रिलीज हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया ये ब्लड वेसल में रिलीज हो रहा है, या थोड़ा सा और बेटर तरीके से रिपीट करते हैं, नेक्स्ट पेज में मैं आपको रिपीट करती हूँ, या इधर की साइड कोने में। ठीक है, इसको इस तरीके से समझेंगे। ठीक है, मान लो कि ग्लैंड है ये ए ग्लैंड, ठीक है, और इधर आपका बच्चे कोई बी ग्लैंड है, और इधर कोई आपका सी ग्लैंड है। ठीक है,
इसमें इस तरीके से ब्लड वेसल जा रही है, मैं एक रिवर की तरह बना देती हूँ ब्लड वेसल को, इस तरीके से ब्लड वेसल बच्चे फ्लो कर रही है, ठीक है, इस तरीके से रिवर की तरह मैंने बना दिया, ये आ गई ब्लड वेसल, ठीक है, ये आ गया बच्चे ब्लड वेसल, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो ए ग्लैंड है, ये ए ग्लैंड से क्या हुआ बच्चे, कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन हुआ, ठीक है, और ये हार्मोन्स जो हैं बी वाले ग्लैंड के भी कांटेक्ट में आए, पर वहां पे कोई रिस्पांस नहीं जनरेट कराया, पर जैसे ही सी ग्लैंड के कांटेक्ट पर आए बच्चे, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर होने लग गया फिजियोलॉजिकल रिस्पांस, यहाँ पर यानी कि इसने इस हार्मोन से रिएक्ट करके कोई फिजियोलॉजिकल रिस्पांस जनरेट करा दिया। फिजियोलॉजिकल रिस्पांस बच्चे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि तुम्हारी हाइट का बढ़ना या सेल का बढ़ना, सेल में मल्टीप्लिकेशन होना या रुक जाना, ठीक है, कोई भी चीज हो सकता है, प्रमोटरी रिस्पांस हो सकता है इनहिबिटरी रिस्पांस हो, तो ये मत समझना कि हमेशा जो है प्रमोटरी रिस्पांस ही हार्मोन जनरेट करा पाता है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पर क्या हुआ है बच्चे, यहाँ पर हुआ है नो फिजियोलॉजिकल रिस्पांस, नो फिजियोलॉजिकल रिस्पांस, ठीक है, यहाँ पर कोई भी फिजियोलॉजिकल रिस्पांस नहीं आया है, ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है बच्चे, इतना पॉइंट क्लियर है। अब जरा आप इस पॉइंट को जरा लिख लो और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हार्मोन्स के बारे में और कुछ पॉइंट्स या की पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ, डन, चलिए आगे बढ़े। तो अब जरा देखो बच्चे हार्मोन्स के बारे में, हार्मोन्स के बारे में लेट्स राइट सम पॉइंट्स कि हार्मोन्स क्या है भाई, ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि एक हार्मोन है, ठीक है, और अब हमें इनके बारे में पढ़ना है। तो हार्मोन्स के बारे में अगर हम बात करें तो भाई ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो ब्लड में ट्रैवल कर रहे हैं, ये चीज़ हमें पहले से ही क्लियर है, ठीक है, तो यही लिख लेते हैं कि these are the molecules which travel in blood, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो ब्लड में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। दूसरा, अब ट्रैवल करके क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गन ने ये हार्मोन सिक्रीट करे, ए ने सिक्रीट करा, बी को तो रिस्पांस जनरेट कराया नहीं, सी को रिस्पांस जनरेट करा दिया, तो मतलब सी तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दी ना इन्होंने कि भाई तुझे अब कुछ चेंजेस लाना है, यानी कि फिजियोलॉजिकल रिस्पांस लाना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरीके से केमिकल मैसेंजर की तरह भी काम कर रहे हैं, तो दे एक्ट एज केमिकल मैसेंजर, ठीक है, ये एक तरीके से बच्चे केमिकल मैसेंजर की तरह भी काम करते हैं, क्लियर हो गया इतना पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आपने कभी ये कहानी नहीं सुनी होगी कि जो ये हार्मोन्स होते हैं बच्चे, ये नरिशमेंट दे रहे हैं हमें, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हार्मोन्स होते हैं ये होते हैं नॉन न्यूट्रिटिव मॉलिक्यूल्स, तो इसमें लिखेंगे कि जो हार्मोन्स होते हैं आर नॉन न्यूट्रिटिव, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिटिव मॉलिक्यूल्स, ये होते हैं हमारे नॉन न्यूट्रिटिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें बच्चे तो इनको हमने देख लिया, केमिकल मैसेंजर, ब्लड में ट्रैवल करते हैं, नॉन न्यूट्रिटिव मॉलिक्यूल हैं। एक और पॉइंट आता है बच्चे कि ये होते हैं रिसेप्टर स्पेसिफिक, है ना, यानी कि स्पेसिफिक रिसेप्टर से ही जाके बाइंड करते हैं, तभी तो ये कंडीशन हुई कि यहाँ पर जब हमने हार्मोन ए से निकलवाया तो बी पे इसने रिएक्ट नहीं करा, क्योंकि बी पे इसके हो सकता है जो रिसेप्टर है वो मौजूद ना हो और सी पर रिसेप्टर हो, तभी इसने वहीं पे जाके बाइंडिंग करी है ना। तो इसका मतलब क्या कंडीशन हुई है कि जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स जो हैं बच्चे वो होते हैं आर रिसेप्टर स्पेसिफिक, हार्मोन्स होते हैं रिसेप्टर स्पेसिफिक, अपने रिसेप्टर को पहचानेंगे और वहीं पर जाके बाइंडिंग करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं। इसके अलावा बच्चे अगर मान लो कि मुझे हार्मोन आपकी ब्लड में या बॉडी में रेगुलेट करना है, मान लो कि आपके कोई ग्लैंड से हार्मोन निकल रहा है, वो फिजियोलॉजिकल रिस्पांस भी जनरेट करा रहा है, पर अचानक से क्या हुआ कि जो फिजियोलॉजिकल रिस्पांस जनरेट करा रहा है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड ही नहीं है, तब उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में उस हार्मोन की सिक्रीशन को हमें कम करना होगा। और कम कैसे करेंगे बच्चे, बाय स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ द फीडबैक लूप। अब ये फीडबैक लूप भी आपके दो तरीके के होते हैं, इन जनरल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, पर अगर कभी भी
कोई भी हार्मोन बढ़ जाए और उसे मुझे कम करना हुआ तो हमेशा उस टाइम पे आपके नेगेटिव फीडबैक जो है मैकेनिज्म वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हार्मोन्स जो हैं कैन बी रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक mechanism if got increased, अगर इंक्रीज हो गए तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये जो आपके हॉर्मोन्स हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं बच्चे हॉर्मोन्स के बारे में, तो आपको इन पॉइंट्स को भी लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ोगे बच्चे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है। इसके बाद अब आप पढ़ोगे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स। तो जल्दी से इन सारे पॉइंट्स को आप लिख लेंगे। डन एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चे पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है। इस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है। अब जरा इसको भी देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स वाली कहानी। तो बच्चे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हॉर्मोन्स जो हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं काफी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर, क्या कह सकते हैं आप, सॉल्युबिलिटी, या फिर पहले तुम कंसिडर कर लो बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, ठीक है। तो हॉर्मोन्स कैन बी क्लासिफाइड on the basis of 3 categories। अब वो 3 categories कौन कौन सी हैं जरा देखते हैं। पहली कैटेगरी जो आ जाती है बच्चे वो आती है बेस्ड अपॉन देयर स्ट्रक्चर, बेस्ड अपॉन देयर स्ट्रक्चर, बेस्ड अपॉन देयर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट आता है बच्चे इस तरीके से बेस्ड अपॉन देयर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आ जाएगा बेस्ड अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी, की सॉल्युबिलिटी इनकी कैसी है और किसके अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे based upon the messenger used, कौन सा मैसेंजर इन्होंने यूज करा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कुछ कैटेगराइजेशन हो जाती है, इसको हम बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज हमने बना दी हैं हॉर्मोन्स के क्लासिफिकेशन के लिए। हमने बच्चे बना दी हैं 3 कैटेगरीज कि हॉर्मोन्स को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ इतना पार्ट? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब जरा हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर,
सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोन्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोन्स, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं। तो बच्चे अगर मैं हॉर्मोन्स को क्लासिफाई करूं तो फिर इसमें मैंने आपको बताया कि बेस्ड अपॉन इट स्ट्रक्चर, सबसे पहली कैटेगरी जो आपको देखने को मिल जाती है बच्चे, उनको हम लोग कहते हैं अमीनो एसिड, या फिर आप सीधा सीधा कह दो प्रोटीन हॉर्मोन्स। प्रोटीन हॉर्मोन्स, ठीक है। इस प्रोटीन हॉर्मोन्स के अंदर भी आप फर्दर इसे क्लासिफाई कर देते हो, इनटू फर्दर मोर कैटेगरीज। अब इसी के अंदर बच्चे एक कैटेगरी आ जाती है इस तरीके से, प्रोटीन हॉर्मोन्स के अंदर ही एक कैटेगरी है जिसको हम लोग बोलते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स या डेरिवेटिव हार्मोन। अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन यानी कि ऐसे हार्मोन्स जो कि किसी अमीनो एसिड में चेंज करके बने हैं। ठीक है, तो दोज हार्मोन्स which are composed of derivatives of any amino acid। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ एनी अमीनो एसिड। अब अगर हम लोग इसमें बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें भी आपके काफ़ी सारे हार्मोन्स आ जाते हैं अमीनो एसिड वाले। ठीक है, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि छोटा सा कोई अमीनो एसिड होता है, उसी में कोई मॉडिफिकेशन कर दी जाती है और आपका एक हार्मोन जो है बच्चे वो तैयार हो जाता है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा लगेगा, बर्डन लगेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे तुम काफ़ी सारे नामों के बारे में जानोगे। ठीक है, काफ़ी सारे नेम्स के बारे में जानोगे, तो हो सकता है तुम्हें लगेगा कि अरे इतने सारे नाम हमें पढ़ने पड़ेंगे, बट ग्रेजुअली जब तुम एक एक करके ग्लैंड पढ़ोगे ना, तब तुम्हें दिक्कत नहीं होगी इतनी ज़्यादा। ठीक है, तो ज़रा इसी चीज़ को देखते हैं हम लोग, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ऐसे हार्मोन्स जो कि अमीनो एसिड से बने हैं। ठीक है, तो अब ज़रा इसमें हम लोग नाम देख लें। जैसे कि बच्चे एक आपने हार्मोन का नाम सुना होगा जिसे हम लोग बोलते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं, जो आपके एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं, या सीधा ग्लैंड की जगह मैं हार्मोन ही लिख देती हूँ, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन, जिसको बच्चे हम लोग बोल देते हैं एड्रिनलिन। ठीक है, ये एक आपका हार्मोन है जो कि अमीनो एसिड से बना है। इसी तरीके से अगर हम बात करें बच्चे, तो एक आ जाता है आपका नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, जो कि जिसको हम बोल सकते हैं बच्चे नॉर एड्रेनालिन। नॉर एड्रेनालिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन, नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनालिन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्या आ जाता है बच्चे, इसी तरीके से आपने सुना होगा एक और हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं थायरॉक्सिन, या फिर आप कह सकते हो थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन्स, तो वो भी आपके एक स्पेसिफिक स्टूडेंट्स अमीनो एसिड से ही बने होते हैं। इसी तरीके से एक और हार्मोन आता है जिसे हम कहते हैं डोपामीन। ठीक है, डोपामीन भी आपके स्पेसिफिक अमीनो एसिड से ही बना होता है। इसी तरीके से एक आ जाता है बच्चे हार्मोन जिसको हम कहते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन भी आपके इसी तरीके से बच्चे एक स्पेसिफिक कोई अमीनो एसिड की डेरिवेटिव से ही बना होता है। ठीक है, इतना पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर हुआ? ठीक है, तो इन सब के भी आपको नाम याद हो जाएंगे ग्रेजुअली, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सारे के सारे आपको नेम्स याद हो जाएंगे। इतना पॉइंट क्लियर है? अमीनो एसिड हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, क्लियर हुआ? इसी के साथ अगर हम लोग बात करें बच्चे, तो एक और आपकी हार्मोन्स की वैरायटी आ जाती है
जिसमें क्या होता है अमीनो एसिड जुड़कर कुछ छोटे से पेप्टाइड्स बना देते हैं। ठीक है, तुमने सुना है कि जो अमीनो एसिड होते हैं आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन्स, पर तुम अमीनो एसिड को जोड़ के एकदम से जो तुम्हारे पास बड़ा सा मतलब जो ये भी स्ट्रक्चर आ रहा है तुमसे एकदम से प्रोटीन नहीं बोलोगे, नंबर ऑफ अमीनो एसिड भी मैटर करते हैं। तो छोटे छोटे अगर अमीनो एसिड्स जुड़ के कुछ ग्रुप बना देते हैं तो उसको आप बोलते हो बच्चे पेप्टाइड्स या फिर शॉर्ट पेप्टाइड्स। अब यही अमीनो एसिड बड़े ज्यादा जुड़ गए हैं तो लॉन्ग पेप्टाइड्स। अब अगर ये भी काफी ज्यादा जुड़ गए हैं तब आप उन्हें प्रोटीन बोल दोगे। ठीक है, पर हम इन तीनों को ही एक्चुअली प्रोटीन की कैटेगरी में डाल देते हैं, इसलिए क्योंकि भाई जो प्रोटीन है वो आपका बेसिक कंपोनेंट से ही बना है, मतलब उसमें अमीनो एसिड भी मिल जाता है, उसमें शॉर्ट पेप्टाइड भी देखने को मिल जाएंगे, उसी के अंदर आपको लॉन्ग पेप्टाइड्स भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स बात करें तो नेक्स्ट आपका हार्मोन आ जाता है, यानी कि अभी आपने पढ़ लिया अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट जो आपके हार्मोन आ जाते हैं बच्चे, दीज आर कॉल्ड एज योर शॉर्ट पेप्टाइड hormones. These are referred to as your short peptide hormones. अब अगर हम short peptide hormones के बारे में बात करें तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें सीधा का सीधा बच्चे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स का यूज कर रही हूँ। ठीक है, शॉर्ट पेप्टाइड में सीधा का सीधा मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स का यूज कर रही हूँ। जैसे कि आपका एक आ जाता है बच्चे ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, एक आता है बच्चे वेसोप्रेसिन, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं ADH। ADH का फुल फॉर्म में लिख देती हूँ, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ऑक्सीटोसिन हो गया बच्चे, ADH हो गया, एक और आता है जिसको हम कहते हैं MSH यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, एक आपका और हार्मोन आ जाता है। अब अगर इसमें हम लोग देखें स्टूडेंट्स, ठीक है, इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देखो क्या कंडीशन हो गई, ऑक्सीटोसिन लिख दिया, वेसोप्रेसिन, MSH, ये तीनों के तीनों किस में आ गए, आपके शॉर्ट पेप्टाइड में आ गए। ठीक है, अब मान लो कि बच्चे मुझे लिखने हैं लॉन्ग पेप्टाइड वाले हार्मोन्स लिखने हैं। ठीक है, लॉन्ग पेप्टाइड समझ रहे हो, यानी कि जिसके अंदर काफी सारे नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स मैंने जोड़ दिए और जोड़ने के बाद मेरे पास काफी लंबा सा चेन आ गया। ठीक है, तो उन्हीं को हम लोग बोलेंगे लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स, लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर हम लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स के बारे में बात करें तो जरा देखते हैं उसमें कौन कौन से हमारे हार्मोन्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चे एक हार्मोन का नाम हम लिख रहे हैं जिसको हम बोल सकते हैं ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, एक जिसको हम बोलते हैं बच्चे इंसुलिन। ठीक है, एक आ जाता है बच्चे आपका पेप्टाइड हार्मोन, इस तरीके से पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है बच्चे, और इसी तरीके से एक और आपका हार्मोन आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चे ACTH। ACTH का मतलब क्या होता है, एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एक इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें बच्चे तो एक और आपका हार्मोन आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, वो भी आप पढ़ोगे तो अभी घबराना नहीं है किसी भी हार्मोन से, थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, तो ये आपके कुछ हार्मोन्स आ जाते हैं जिसमें मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट नेम्स वगैरह थे ना, ठीक है, वो सब मैंने आपको एक साइड करवा दिए हैं। अब बच्चे यहाँ पर आप सोचोगे कि क्या सिर्फ हार्मोन्स की कहानी खत्म हो गई, तो भाई यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे सिर्फ तुमने क्या करा है, तुमने प्रोटीन हार्मोन्स के बारे में लिखा है ना। प्रोटीन हार्मोन्स में भी तुम्हें मैंने बता दिया कि 3 कैटेगरीज हैं, पहली है अमीनो एसिड, दूसरी है आपकी शॉर्ट पेप्टाइड, तीसरी आ जाती है लॉन्ग पेप्टाइड। ठीक है, अब बच्चे इसके बाद एक और कैटेगरी आती है, प्रोटीन हार्मोन्स के अलावा हमारी बॉडी में एक और तरीके के हार्मोन्स होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं बच्चे ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स। तो ग्लाइकोप्रोटीन जो है, कहा जाए तो देखो इसमें प्रोटीन आ रहा है तो कहीं ना कहीं से प्रोटीन के अंदर ही डाल दिया जाता है, बट इसमें कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन दोनों ही आपके मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर इसमें मैं एक और ऐड कर देती हूँ जिसको हम बोलते हैं
ग्लाइकोप्रोटीन हॉर्मोन्स, ग्लाइकोप्रोटीन हॉर्मोन्स। और अगर हम ग्लाइकोप्रोटीन हॉर्मोन्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा बच्चे FSH, यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। या फिर अगर मैं बात करूं LH, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर बच्चे हम लोग बोल सकते हैं LH। एक और शायद आपने बच्चे हार्मोन सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, सारे के सारे हार्मोन्स देखना एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ये तुम्हें पूरे के पूरे रटे हुए होंगे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सारे के सारे हार्मोन्स आपको टिप्स पर बच्चे रटे हुए होंगे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अब मैंने बोला कि भाई कहानी यहीं पर ही खत्म नहीं हुई, एक और वैरायटी प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बच्चे लिपिड हार्मोन्स। तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं एक और नई वैरायटी के हार्मोन्स जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चे लिपिड हार्मोन्स। इनको हम बोलते हैं लिपिड हार्मोन्स, ठीक है। अब जरा देखते हैं लिपिड हार्मोन्स के बारे में। तो ये क्या होते हैं लिपिड हार्मोन्स? देखने से पता चल रहा है कि फैट के बने हुए होंगे, और अगर हम बात करें तो ये जनरली बच्चे कोलेस्ट्रॉल के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल वाले हार्मोन्स होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं लिपिड हार्मोन्स, ठीक है। तो दीज हार्मोन्स आर डिराइव्ड, यानी कि बनते हैं फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल hormones. These hormones are derived from the cholesterol hormones, या फिर आप कह सकते हो या फिर कोलेस्ट्रॉल से, सीधा कर देते हैं कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। अब तुम बोलोगे कि यार भाई हमने तो एड्स मूवीज में देखा है कि बोलते हैं ना कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं होता बॉडी के लिए। तो बच्चे ये भी चीज़ शायद आपने पढ़ी होगी अपने स्कूल लेवल में कि एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। थोड़े बहुत अमाउंट में फैट आपकी बॉडी को नो डाउट डेफिनेटली चाहिए, ठीक है। इसलिए चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी में तीनों चीज़ें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट्स हो, चाहे प्रोटीन्स हो, ठीक है। नो डाउट तुम्हारा मेजर सोर्स जो है, या हम इंडियंस का मेजर सोर्स कार्बोहाइड्रेट रहता है। अगर हम नॉर्मल अपनी डाइट देखें तो हम कार्बोहाइड्रेट खाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, पर हमें प्रोटीन भी लेना चाहिए, फैट्स भी लेना चाहिए। फैट्स भी हम लोग ले लेते हैं, राइट, अगर घी वगैरह डाल लें, ये सब ऑयल यूज करते हैं, ऑल दिस प्रोवाइड द फैट। बट यस, द गुड फैट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपकी बॉडी में अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, और अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल अल्टीमेटली जो भी आपकी बॉडी में हार्मोन्स बनने वाले हैं, ठीक है, नॉट सारे हार्मोन्स, कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स उनकी फॉर्मेशन में मदद कर देगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें बच्चे, क्या कंडीशन हो रही है कि कोलेस्ट्रॉल से बन रहे हैं आपके हार्मोन्स। अब जरा अगर इनके नेम्स लिख लें, ठीक है, नेम्स लिख लेते हैं कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। तो इसका नाम तुमने डेफिनेटली सुना होगा, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन जो कि मेल टेस्टिस से बनता है। प्रोजेस्टेरॉन जिसको हम बोलते हैं फीमेल हार्मोन, ठीक है। इसी तरीके से एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन, ये भी फीमेल हार्मोन कहा जाता है। एक और हार्मोन होता है बच्चे जिसे हम लोग बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के अंदर आता है, मतलब मिनरल्स को रेगुलेट करने वाला हार्मोन्स होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे, इस हार्मोन का नाम होता है आपका एल्डोस्टेरॉन। इस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एल्डोस्टेरॉन, इस तरीके से एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एक और आपका हार्मोन आता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सा होता है बच्चे? ऐसा हार्मोन जो ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, और इस हार्मोन का नाम क्या है? इस हार्मोन का नाम है बच्चे कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल लिख के आ जाए या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉन लिख के आ जाए, कंफ्यूज मत होना। ये जो अभी आपके हार्मोन्स हैं ये कैसे हैं? ये रेगुलेट होते हैं या बनते हैं किसके थ्रू? कोलेस्ट्रॉल के थ्रू, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इन सभी हार्मोन्स का जो नेम है आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से स्टूडेंट्स याद होना चाहिए।
डन एवरीवन? चलिए, तो अब जरा एक बार आप सभी हॉर्मोन्स को दोबारा से देख लेंगे। मैं स्लाइड्स कर रही हूँ बैक, ताकि आप लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लें। प्रोटीन हॉर्मोन्स में पढ़ें जल्दी से कौन कौन से हॉर्मोन्स प्रेजेंट हैं। देख लिया? नेक्स्ट देखेंगे। देखो, बार बार पढ़ोगे तुम, इस टाइम को जो मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ उस टाइम को यूटिलाइज करोगे रेदर देन लाइक जस्ट टेकिंग द टाइम फॉर द ब्रेक, तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए क्योंकि फिर आप बाद में देखो बार बार रिपीट तो होने ही वाले हैं, नो डाउट रिपीट होंगे हॉर्मोन्स, पर आप उस हार्मोन को बार बार गो थ्रू करोगे। जब टाइम दे रहे हैं तब आप उनको पढ़ोगे तो तुम्हें ही बेनिफिट होगा। ठीक है, ये रहे आपके हॉर्मोन्स। ठीक है, चलो इसको भी देखो, छोटे से ही है तो FSH LH तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, TSH। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो लिपिड हॉर्मोन्स बता दिया गया है, लिपिड हॉर्मोन्स बता दिया गया है। ये भी टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन तो पढ़ते आ रहे हो, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल। शायद कुछ बच्चों को याद हो, शायद कुछ बच्चों को ना याद हो, तो पर आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने ना अब देखो यहाँ पे वापस आ जाते हैं इस चार्ट पर। तो अगर हम चार्ट पर देखें बच्चे, तो हमने कुछ कैटेगरीज जो है वो कवर कर ली हैं बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर। हमने ये वाला टॉपिक जो है वो कवर कर लिया। नेक्स्ट आता है बेस्ड अपॉन द सॉल्युबिलिटी। अब जिसमें ज्यादा चिंता मत करो कि मैम फिर से दोबारा से नए सेट्स ऑफ हॉर्मोन्स लिख पाएंगी, नहीं, आपने हॉर्मोन्स के नाम पढ़ लिए हैं। अब उसी को लेके हम लोग दूसरी कैटेगरी पर भी काम करेंगे, यानी कि बेस्ड अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स बेस्ड अपॉन द सॉल्युबिलिटी भी देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स बेस्ड अपॉन solubility, classification of hormones, classification of hormones based upon the solubility, कि solubility कितनी है उन hormones की। तो अगर हम लोग देखें बच्चे, तो देखो क्या कंडीशन होती है based upon their solubility। तो आपने देखा है या एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट आपने एक पढ़ा होगा बच्चे, ध्यान से देखना जरा। ठीक है, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट रहता है कि लाइक dissolves in लाइक, इस तरीके से लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक या लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक कंपोनेंट। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि जो सिमिलर कंपोनेंट्स हैं, यानी कि सिमिलर कंपोजिशन कंपोनेंट्स, सिमिलर कंपोजिशन कंपोनेंट्स will always dissolve in similar component। ठीक है, अब तुम ऐसे मान लो कि जैसे कि मान लो मैंने इस तरीके से कोई ग्लास ले लिया, इस तरीके से कोई बीकर ले लिया, ये बीकर आ गया बच्चे, और इस बीकर में इस तरीके से, ठीक है, ये कोई बीकर मैंने ले लिया, इसका कॉपी भी बना लेते हैं एक और। ठीक है, ताकि दोबारा से बार बार इतनी मेहनत ना करनी पड़े।
तरीके से ये बीकर आ गया। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, मान लो कि बच्चे इस बीकर में मैंने क्या डाल रखा है, पानी डाल रखा है। ये बीकर पूरा पानी से इस तरीके से भरा हुआ है और ये बीकर भी पानी से भरा हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ इसमें कोई कंपोनेंट डिसॉल्व हो जाए, जैसे कि मान लो कि मैं इसमें कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल डाल रही हूँ, पानी के अंदर प्रोटीन डाल रही हूँ इस तरीके से। इस पानी के अंदर मैंने डाल दिया बच्चे प्रोटीन, और थोड़ी देर वेट करा, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स डाले। थोड़ी देर के बाद मैंने ये देखा कि ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं बच्चे क्या हो जाएंगे, ये डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो विल बी डिसॉल्व, ये डिसॉल्व हो जाएंगे। पर जब मैंने क्या करा, मैंने कहा चलो प्रोटीन में ही अब की बार थोड़ा सा फैट्स वगैरह डाल देते हैं, कोलेस्ट्रॉल का कोई कंपोनेंट डालते हैं, ठीक है। तो अब की बार मैंने डाल दिया बच्चे फैट्स इस तरीके से, इसमें मैंने डाल दिया फैट्स। और जब बच्चे मैंने फैट्स को डाला इस तरीके से, तब मुझे क्या देखने को मिला, तब मुझे देखने को मिला कि भाई आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम क्या कंडीशन हुई कि फैट्स की जो लेयर है ना बच्चे, वो अलग से डिपॉजिट हो गई। फैट्स की जो लेयर है वो अलग से डिपॉजिट हो गई और पानी और फैट जो है वो कभी मिल ही नहीं पाए, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने पानी बना दिया है दोबारा से, ठीक है। और फैट की लेयर इसके ऊपर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, ये रही फैट की लेयर इस तरीके से। ये आपस में बच्चे कभी डिसॉल्व ही नहीं हो पाए इस तरीके से। ये फैट की लेयर, ये मॉलिक्यूल्स ऊपर की साइड तो में देखने को मिल गए इस तरीके से। तो ये क्या कंडीशन हुई, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फैट जो है वो डिसॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। फैट इज नॉट डिसॉल्व। यहाँ पर फैट जो है बच्चे वो क्या है, वो डिसॉल्व ही नहीं हुआ है और एंड इज प्रेजेंट एज सेपरेट लेयर, एंड इज प्रेजेंट एज सेपरेट लेयर, एक अलग परत की तरह दिख रहा है ना। ये कंडीशन हमें दिख रही है। क्लियर हुआ इतना पॉइंट। अब जरा यहाँ पर देखो बच्चे क्या हुआ, यहाँ पे हमने देखा कि जो लाइक डिसॉल्व्स एंड लाइक वाली बात थी ना वो नहीं हो पाई यहाँ पर, है ना, तब ये दिक्कत आ गई। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो तुम यहाँ पर ये सोचो कि जो प्रोटीन हॉर्मोन्स तुमने पढ़े हैं, जो तुमने प्रोटीन हॉर्मोन्स पढ़े हैं, इसका मतलब वो सारे के सारे कैसे हैं, वो सारे के सारे पानी में तो सॉल्युबल हो जाएंगे पर हाँ फैट में सॉल्युबल नहीं होंगे, ठीक है। विल बी soluble in water but not in lipid, ठीक है। लिपिड पे सॉल्युबलाइज नहीं होंगे। अब जरा अगर हम यहाँ पर एक चीज देखें, मान लो कि बच्चे मैंने कोई सी भी एक सेल ले ली, ठीक है। इस तरीके से मैंने कोई सेल ड्रॉ कर दी, इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं एक कोई सेल। ये बच्चे कोई सेल है और ये सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है। अगर कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल को सेल के अंदर एंट्री लेनी होती है तो ये सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करती है कि क्या मुझे उस मॉलिक्यूल को एंट्री देनी है या नहीं। क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस चीज़ की बनी होती है बच्चे, ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो बनी होती है आपकी एक तो बायफॉस्फोलिपिड लेयर, बायफॉस्फोलिपिड लेयर की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये कंडीशन रहती है। अब अगर हम बात करें तो बायफॉस्फोलिपिड लेयर की बनी हुई है सेल मेम्ब्रेन, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो ये जो आपकी बायफॉस्फोलिपिड लेयर होती है बच्चे, ये क्या होती है, ये होती है सेलेक्टिवली परमिएबल। मतलब कोई काम की चीज इसको लगेगी उसी को परमिट करेगी, सेलेक्टिवली परमिएबल।
अब तुम्हें यहाँ पर जो फोकस करना है ना, वो फोकस करना है इस वाले पॉइंट पर, लिपिड वाले पॉइंट पर। क्या लिखा है? लिपिड वाली लेयर। यानी कि इस सेल मेम्ब्रेन के पास लिपिड मौजूद है, और लिपिड मौजूद है तो ये प्रोटीन हार्मोन्स को कभी अपने अंदर आने नहीं देगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि प्रोटीन हार्मोन्स जो हैं वो कभी भी कहाँ पर एंट्री नहीं ले पाएंगे, वो कभी भी सेल के अंदर एंट्री नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये आ गया कि प्रोटीन हार्मोन्स जो होते हैं will not be able to enter within the cell because of its composition, because of its composition। इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा अब तुम्हें कि मैंने ये पूरी जो कहानी तुम्हें बताई वो क्यों बताई। ठीक है, और अगर तुम एक चीज और समझो, कभी भी मुझे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट कराना है किसी भी सेल के अंदर, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे उसके न्यूक्लियस के अंदर उसके डीएनए तक पहुंचना होगा, क्योंकि डीएनए में मैं अगर कोई चेंज करवा पाऊंगी तभी जो मेरा पूरा सेल का काम होगा कि चाहे कोई हार्मोन बनाना हो, चाहे सेल का साइज इंक्रीज करना हो, चाहे सेल का माइटोसिस बढ़ाना हो, वो तभी हो पाएगा जब क्या कंडीशन होगी बच्चे? जब हम उसके न्यूक्लियस तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे अगर कोई हार्मोन आया भी तो इस सेल को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, और क्रॉस नहीं कर पाएगा तो न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचेगा, न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचेगा तो कोई फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट ही नहीं होगा। अब तुमने तो यहाँ पे भाई लिस्ट ऑफ प्रोटीन हार्मोन्स पढ़ ली कि हमने तो शॉर्ट पेप्टाइड भी पढ़ लिया, अमीनो एसिड भी पढ़ लिया, लॉन्ग पेप्टाइड भी पढ़ लिया, तो वो हार्मोन्स क्या बेकार काम के रहेंगे क्या? कोई काम के नहीं होंगे, क्योंकि वो तो सेल में एंटर नहीं कर रहे हैं। तो उनका भी रोल आएगा, काम करेंगे वो भी, पर वो थोड़े डिफरेंट तरीके से करेंगे। ठीक है, वो भी चीज हम जानेंगे, वो हम जानेंगे थर्ड पार्ट वाले में। ठीक है, तो अभी तो तुम बस इतना जान लो कि प्रोटीन हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि भाई हमारे लिपिड में सोल्यूबलाइज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इतनी कहानी पूरी क्लियर है बच्चे? इतनी कहानी क्लियर है? बेसिक से आज हम बिल्कुल लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हें बिल्कुल भी ऐसे लगेगा ही नहीं अगर कहीं से भी कभी भी पढ़ोगे कि तुम्हें बेसिक पता ही नहीं है। जनरली एंडोक्राइनोलॉजी जब पढ़ते हैं तो सीधा सीधा ग्लैंड्स पढ़ने लगते हैं और हार्मोन्स के बारे पे ध्यान ही नहीं देते। फिर जब ग्लैंड आता है ना तब उसका नेचर पढ़ते हैं, और नेचर पढ़ते तब उसे रट्टा लगाते रहते हैं। तो वो रटने से बचने के लिए यह है बच्चे, पहले ही तुम हार्मोन के नेचर के बारे में जान लो, फिर जैसे जैसे ग्लैंड आता जाएगा तुम्हारे दिमाग में फिक्स ही होगा कि अरे हाँ ये तो हम पढ़ चुके हैं कि हार्मोन का नेचर कैसा रहता है और क्या होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना पॉइंट? चलिए आगे बढ़े। तो अब नेक्स्ट हमने देख लिया प्रोटीन हार्मोन्स, तो बच्चे हमने देख लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लिपिड हार्मोन्स क्या करते हैं। जो लिपिड हार्मोन्स हैं अब वो क्या करते हैं? तो भाई लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, अगेन दोबारा से मैं क्या बना देती हूँ? सेल बनाऊं। तो सेल देखो हमने बना दिया इस तरीके से, ये सेल है, सेल के पास सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है बच्चे ये किसकी बनी है? ये बनी है आपकी बायफॉस्फोलिपिड लेयर। ये है आपकी बायफॉस्फोलिपिड लेयर। ये है बच्चे बायफॉस्फोलिपिड लेयर की बनी है कौन? आपकी सेल मेम्ब्रेन। अगर ये बायफॉस्फोलिपिड लेयर की बनी हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि यहाँ पर लिपिड मौजूद है और हार्मोन भी कैसा है? लिपिड वाला है। मतलब ये डेफिनेटली इस लिपिड हार्मोन को अपने अंदर एंट्री दे देगी। ठीक है, तो यानी कि इस केस में क्या लिखोगे आप? इस केस में आप ये लिखोगे कि लिपिड हार्मोन जो है कैन इजिली एंटर इनटू द सेल, कैन इजिली एंटर इनटू द सेल। और वो इसलिए दिस इज बिकॉज the cell membrane also have lipid in it which allows the entry of lipid hormones। ठीक है, क्लियर हो गया इतना पॉइंट? अब जरा इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो डू लेट मी नो। ठीक है,
वैसे मैंने आपको जितना ब्रीफ हो सकता था बच्चे उतना ब्रीफ करके पढ़ाया, ठीक है। तो आपको आई होप कोई भी कंफ्यूजन लगेगी ही नहीं कि भाई क्या पढ़ाया है या कौन सा पॉइंट क्लिक ही ना हुआ हो, ठीक है। ऐसा बहुत मुश्किल होगा, पर कोशिश करो, मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ, पहला लेक्चर है, हम थोड़ा चीजें स्लो लेके चलेंगे, पर विद टाइम में थोड़ा सा स्पीड हल्की सी फास्ट कर दूंगी, ठीक है। तो वो ऐसे नहीं होगा कि तुम्हें दिक्कत होगी, तुम एडजस्ट अपने आप ही हो जाओगे। ह्यूमन नेचर ही ऐसा होता है कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज होता है, आपकी बॉडी, आपका माइंड उसके हिसाब से ही चेंज होता रहता है, ठीक है। तो उसकी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी आप अच्छे से रीड करो, समझो पॉइंट्स को। हो गया, चलो ठीक है, क्लियर हुआ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बच्चे आपने ना दो कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए, बेस्ड अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी भी तुमने पढ़ लिया। अब तुम तीसरा पढ़ोगे बेस्ड अपॉन द मैसेंजर यूज्ड, ठीक है। तो अब बेस्ड अपॉन द मैसेंजर वाला टॉपिक भी पढ़ोगे। यहाँ पर अभी तक कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को, आई होप किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। बट अगर है तो आप दोबारा से रिवाइज या रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो अब जरा देखते हैं बेस्ड अपॉन द मैसेंजर। बट बेस्ड अपॉन द मैसेंजर से पहले बच्चे कुछ एक और पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेल के अंदर एंट्री हो कैसे रही है अगर कोई हार्मोन्स अंदर एंटर कर रहा है तो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर बच्चे एक आपका डायग्राम बना देती हूँ इस तरीके से। मान लो ये कोई सेल है, ठीक है, इस तरीके से, और सेम कंडीशन हम लोग यहाँ पे भी ले लेते हैं, एक और सेल ले लेते हैं, ठीक है। दो डिफरेंट सेल हैं, दोनों डिफरेंट सेल में अलग अलग तरीके से काम चल रहा है। इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो अगर मान लो बच्चे क्या कंडीशन हुई है, ये बाहर की साइड, ये जो तुम्हें व्हाइट कलर की लेयर दिख रही है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब क्या कंडीशन हुई है, यहाँ पर प्रेजेंट है बच्चे न्यूक्लियस। इस तरीके से मैंने यहाँ पर बना दिया, न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है। ये न्यूक्लियस है बच्चे, ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस। और सिमिलरली यहाँ पर भी न्यूक्लियस है, इधर भी न्यूक्लियस है, इस तरीके से। इसको भी मैंने न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो क्या कंडीशन हुई है, यहाँ पर कोई हार्मोन आया, कोई हार्मोन आया, ठीक है, और वो इस लेयर को बच्चे क्रॉस कर गया, वो इस लेयर को क्रॉस कर गया। तो अब इसका मतलब तुम समझ रहे हो, अगर लेयर को क्रॉस कर गया है हार्मोन, इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब कि ये हार्मोन ने
इस हार्मोन ने लिपिड लेयर को क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो हम यही लेके चलते हैं कि इस हार्मोन ने एंट्री ले ली और अंदर आ गया। अब अंदर आना इसे कहाँ पर है, ताकि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करा सके, न्यूक्लियस के अंदर आना है। तो न्यूक्लियस में यहाँ थोड़ा बड़ा बना देती हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें न्यूक्लियस से काम है, ठीक है। थोड़ा सा हम इनलार्ज स्ट्रक्चर बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो जरा क्या कंडीशन है, ये हार्मोन ने अब न्यूक्लियस के अंदर भी बच्चे एंट्री ले ली, ये आ गया न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस के अंदर इसे क्या मिला बच्चे, न्यूक्लियस के अंदर इसे मिल गया कोई रिसेप्टर, ठीक है। और रिसेप्टर से बाइंड करके इसने क्या बना लिया, रिसेप्टर से बाइंड करके इसने बना लिया बच्चे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, इसने यहाँ पर बना लिया। इसके बाद बना लिया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और जैसे ही ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है बच्चे बन गया, जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, उसके बाद इसने क्या करा, उसके बाद जाके इसने डीएनए से बाइंडिंग कर ली। और डीएनए से बाइंडिंग करने के बाद इसने डीएनए को इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई तुम इस सेल में करा दो कोई चेंज, फिजियोलॉजिकल चेंज या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करा दिया, ये कंडीशन हुई। तो यहाँ पे जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन की कहानी चल रही है बच्चे, ये हार्मोन की कहानी चल रही है आपके लिपिड वाले हार्मोन्स की, ठीक है। तो ये मैं नीचे लिख देती हूँ, ये जो स्टोरी हमने पूरी की पूरी पढ़ी ये है आपके लिपिड हार्मोन के बारे में। पूरी की पूरी कहानी है लिपिड हार्मोन्स की, ठीक है। पूरी की पूरी किसकी कहानी है, लिपिड हार्मोन्स की। सिमिलरली अगर हम बात करें बच्चे प्रोटीन हार्मोन, सिमिलरली अगर हम बात करें प्रोटीन हार्मोन के बारे में, तो अब प्रोटीन हार्मोन कैसा है, क्या वो सेल के अंदर डायरेक्टली एंट्री लेगा, नहीं ले पाएगा, है ना। तो वो उसके लिए क्या करेगा, वो भाई बाहर ही किसी रिसेप्टर से बाइंडिंग कर लेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम दिखा देते हैं, एक और कोई हार्मोन आया और हार्मोन कोशिश कर रहा है एंट्री लेने की, पर उसने एंट्री नहीं ले पाया क्योंकि उसका रिसेप्टर जो आपका मतलब परमिएबिलिटी है वो प्रेजेंट ही नहीं थी। इसी की वजह से अब उसने क्या करा, उसने यहाँ पर ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो यहाँ टॉप पर ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। अब जैसे ही बच्चे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना तो इस चीज की इंफॉर्मेशन जो है सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स थे उन तक पहुंच गई, ठीक है। तो सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स थे उन तक पहुंच गई, तो इससे क्या हुआ, इससे जो कंपोनेंट्स थे बच्चे उनको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर क्या होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर वो होते हैं जो आपका हार्मोन का मैसेज लेके जाते हैं। मान लो तुम्हारा कोई घर है, घर में तुम्हारे पापा काम कर रहे हैं, ठीक है, और रूम में और बाहर कोई पोस्टमैन आता है, वो बोलता है पापा से बात करा दो। तुम एक मैसेंजर की तरह बाहर गए, तुमने बाहर पोस्टमैन की बात सुनी, उसको अंदर नहीं बुलाया क्योंकि यू आर नॉट अवेयर ऑफ हिम, ठीक है। तुमने उसे बाहर रखा और यही इन्फॉर्मेशन तुम अपने घर पे जाके अपने हेड को बता के आ गए कि समवन इज कॉलिंग यू, इस तरीके से। तो तुमने क्या काम करा, तुमने मैसेज डिलीवरी करी पर उस पर्सन को अंदर नहीं आने दिया। तो उस पर्सन को तुम इमेजिन करो एज द प्रोटीन हार्मोन और खुद को इमेजिन करो एज द मैसेंजर। तो यहाँ पर भी बच्चे इस तरीके से बहुत सारे नंबर ऑफ मैसेंजर्स होते हैं। जैसे कि मान लो कोई मैसेंजर ए है, वो एक्टिव हुआ, उसने बी को ये वाली बात बताई, बी को बात पता चली तो उसने सी को बताया, सी को पता चली तो डी को बताया, और डी ने फिर ये वाली इंफॉर्मेशन जो है जाके किसको बता दी, डीएनए को बता दी। और डीएनए ने अब जाके क्या करा दिया बच्चे, डीएनए ने अब जाके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करा दिया। डीएनए ने अब जाकर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है उसको जनरेट करा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कंडीशन हुआ, इसका मतलब ये कंडीशन हुआ कि यहाँ पर डायरेक्टली मैसेज नहीं पहुंचाया जा रहा है, इनडायरेक्टली मैसेज पहुंचाया जा रहा है। और ये जितने भी तुम्हारे कंपोनेंट्स थे इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं बच्चे सेकेंडरी मैसेंजर्स। इनको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर्स। इन सभी कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर्स।
तो अब जो तुमने नेक्स्ट कैटेगरी पढ़नी है वो पढ़नी है बेस्ड अपॉन द सेकेंडरी मैसेंजर्स, कैसे आप क्लासिफाई कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे जो भी क्लासिफिकेशन होगा वो सिर्फ किसका होगा, प्रोटीन वाले हॉर्मोन्स का होगा। समझ में आया वाली पॉइंट, यानी कि तुम जो भी क्लासिफिकेशन पढ़ोगे वो सिर्फ प्रोटीन हॉर्मोन्स के बारे में ही पढ़ोगे। इतना पॉइंट क्लियर है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन based on क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेकेंडरी मैसेंजर्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेकेंडरी मैसेंजर्स। तो जरा इस चीज को भी देख लेते हैं। तो मैंने आपको बोला कि सेकेंडरी मैसेंजर कौन से किसके हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ पे बच्चे बहुत सारे सेकेंडरी मैसेंजर्स प्रेजेंट होते हैं, सेल सिग्नलिंग में आप पढ़ोगे। एक सेकेंडरी मैसेंजर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी जिसको आप बोल सकते हैं कैंप। अगर इस कैंप का यूज हो रहा है तो वो कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं जो कि इस कैंप का बच्चे यूज करते हैं, वो अभी हम लोग लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग कैंप की बात करें तो आपने एक हार्मोन अभी पढ़ा था बच्चे, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी कि ACTH। तो ACTH इसी चीज का यूज करता है, ACTH यानी कि एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इसी चीज का बच्चे यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो फिर आ जाता है बच्चे FSH यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिर आता है आपका LH। LH का मतलब है बच्चे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। फिर आ जाते हैं आपके ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें बच्चे तो आपने एक और नाम सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं PTH यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन। तो पैराथायरॉयड हार्मोन भी इसी तरीके से काम करता है। लिस्ट बना दे जाना बस। आज की क्लास के बाद तुम्हारा बस होमवर्क ये रहेगा कि हाँ भाई याद करने वाली चीजें काफी सारी इकट्ठी हो जाएंगी, तो घबराना नहीं है उससे। ठीक है, एक हार्मोन होता है बच्चे ADH जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एक हार्मोन होता है बच्चे जिसे हम लोग बोलते हैं कैल्सीटोनिन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैल्सीटोनिन। और एक और हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं बच्चे ग्लूकागॉन। तो ये सारे ऐसे हार्मोन हैं जो साइक्लिक एएमपी की मदद से अपने सिग्नल्स को पहुंचाते हैं कहाँ पर, न्यूक्लियस के पास। ठीक है,
डन एवरीवन। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो फिर आप लोग को देखना है इस तरीके से, साइक्लिक एएमपी आपने पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एक और आप कैटेगरी आती है जिसे हम लोग कहते हैं बच्चे IP3 यानी कि फॉस्फेटिडाइल इन ऑसिटॉल या फिर कैल्शियम आयनिक पाथवे, ठीक है। तो वहां पे जहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर जो है वो है फॉस्फेटिडाइल इन ऑसिटॉल या फिर कैल्शियम, ठीक है। अगर ये कंडीशन आ रही है तब क्या होगा, अगर ये कंडीशन है तब क्या होगा, यानी कि कौन कौन से हार्मोन्स होंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो बच्चे एक हार्मोन भी है और ये सेकेंडरी मैसेंजर भी है, एसिटाइल कोलिन, या उससे पहले तुम लिख लो वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन इसको हम लोग बोलते हैं ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको हम लोग बोल देते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसी तरीके से बच्चे एक और हार्मोन होता है जिसको आप बोलते हो TRH यानी कि थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। नेक्स्ट आता है बच्चे थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ऑलराइट, चलो क्लियर टू ऑल। इसी के साथ जस्ट अभी आपने एक और नाम देखा था बच्चे, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन भी इसी कैटेगरी में आ जाता है बच्चे, ठीक है। साथ के साथ एक और आप नाम देखोगे या फिर पढ़ा भी है आपने, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन में भी सेम यही केस होता है बच्चे, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और होता है जिसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन, जो कि मिल्क प्रोडक्शन में मदद करता है, वो भी यही होता है, ठीक है। इसी के साथ बच्चे कुछ आपके होते हैं ऐसे हार्मोन्स जो कि किसी पर्टिकुलर ग्लैंड से नहीं रिलीज होते है ना, वो कोई आपकी सेकेंडरी प्लेसेस से रिलीज होता है, ठीक है। तो वो जो हार्मोन्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि गैस्ट्रिन हो गया बच्चे, ठीक है। और एक और हार्मोन होता है जैसे कि कोलसिस्टोकाइनिन। कोलसिस्टोकाइनिन, CCK, कोलसिस्टोकाइनिन, ठीक है। ये कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर आपने ये कुछ हार्मोन्स पढ़ लिए। इसी तरीके से बच्चे एक और रहता है आपका साइक्लिक CGMP। साइक्लिक CGMP या साइक्लिक GMP जो होती है उसमें आपका सिर्फ एक ही हार्मोन आता है, तो इसलिए मैं वाली कैटेगरी यहीं पे लिख देती हूँ। यानी कि अगर सेकेंडरी मैसेंजर है CGMP, तब क्या होगा उस कंडीशन में, अगर हम हार्मोन का नाम देखें तो उस कंडीशन में जो हार्मोन होता है ANP, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपने पूरा ब्रीफ में पढ़ लिया बच्चे। तीनों की तीनों जो हमारी क्लासिफिकेशन थी वो तीनों की तीनों हमारी क्लासिफिकेशन जो है अब कंप्लीट हो चुकी है। तुम्हें ये पता है बेस्ड अपॉन द मैसेंजर किस तरीके से डिवीजन रहता है, बेस्ड अपॉन सॉल्युबिलिटी किस तरीके से रहता है, बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर जो है किस तरीके से क्लासिफिकेशन रहता है। तो आज का जो हमने पूरा का पूरा लेक्चर करा है बच्चे, वो किसके रिगार्डिंग करा है कि किस तरीके से आपके जो हार्मोन्स होते हैं उनको हमने कैसे क्लासीफाई कर दिया जाता है, ठीक है, इन सब के बेसिस पर। अब जरा आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करेंगे, ठीक है। जो लास्ट मैंने लिखा है इसको दोबारा से रीड करो और आई विल बी प्रोवाइडिंग यू सर्टेन क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं इसी के साथ साथ, ठीक है।
चलिए स्टूडेंट्स, तो अब जरा क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो लेट्स डू द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस तरीके से मैं एक बल्ब सा भी बना देती हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल जाए, ठीक है। तुम्हें समझ में आ जाए कि ये जो आप क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चे, ये दिमाग की बत्ती जलाने के लिए क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से चलिए स्टार्ट हो जाए, करें क्वेश्चंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर का ही है और बेसिक से पूछा गया है, ठीक है। तो जरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन 1, हॉर्मोन्स, ठीक है। मैंने कहा था ना हॉर्मोन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देखो पहला क्वेश्चन हॉर्मोन से ही तुम्हें देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन 1, हॉर्मोन्स, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है हॉर्मोन्स में, फर्स्ट पॉइंट, जनरली यूटिलाइज नेगेटिव फीडबैक, जनरली यूटिलाइज negative feedback to regulate their secretion, to regulate their secretion, ठीक है। अपने सिक्रीशन को रेगुलेट करने के लिए नेगेटिव फीडबैक का क्या यूज कर रहे हैं या नहीं। सेकेंड ऑप्शन, will only affect target cell from far removed from the hormone producing cell, far removed from the hormone producing cell। उसके बाद अगर हम देखें must bind to transport proteins, must bind to transport proteins in order to circulate in ब्लड में सर्कुलेट करने के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से बाइंडिंग करनी जरूरी है। नेक्स्ट देखें, विल ओनली अफेक्ट ऑन सेल्स विद रिसेप्टर फॉर द हार्मोन, विल ओनली अफेक्ट द सेल्स फॉर रिसेप्टर ऑफ या फॉर रिसेप्टर या विद रिसेप्टर फॉर हार्मोन। नेक्स्ट, कैन रेगुलेट द रिस्पॉन्सिवनेस, कैन रेगुलेट द responsiveness of the target tissue by controlling the number of receptor for hormones, ठीक है। काफी बड़ा सा क्वेश्चन है और देखो पूरा क्वेश्चन है तुम्हारे वो बेसिक पॉइंट से ही बन रहा है। अब यहाँ पे बच्चे अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस के लिए मुझे नेक्स्ट स्लाइड पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको, आप लोग टाइम देके यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो ऑप्शंस में यहाँ पर दे देती हूँ A 1 2 and 3, B ऑप्शन 1 2 4 5, C ऑप्शन 2 3 4, D ऑप्शन 1 4 5, ठीक है।
तो अब जरा देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछ रहा है बच्चे कुछ चीजें, तो अब जरा उन चीजों को जरा देखते हैं। क्या बोल रहा है, हार्मोन्स जो है जनरली यूटिलाइज नेगेटिव फीडबैक टू रेगुलेट देयर सिक्रीशन। तो क्या वो नेगेटिव फीडबैक का यूज करता है अपने सिक्रीशन को रेगुलेट करने के लिए। तो ये पॉइंट देखो, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था, मैंने ये बोला था कि बिल्कुल ये सही बात है कि जस्ट इन केस अगर हार्मोन जो है वो ज्यादा बन जाए तो उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कोई नेगेटिव फीडबैक का मैकेनिज्म जो है वो होना ही चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, कोई नेगेटिव फीडबैक का मैकेनिज्म होना ही चाहिए। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो तुम्हारा बिल्कुल सही बन रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, विल ओनली अफेक्ट टारगेट सेल फार रिमूव्ड फ्रॉम द हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल। मतलब उन्हीं सेल्स पर काम करेगा जो बहुत ही दूर प्लेस्ड है। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, देखो पड़ोस में अगर सेल है उस पर रिसेप्टर मौजूद है तो उस पर भी काम कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट आगे बच्चे रॉन्ग। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर, अब इसके बाद इधर आ जाओ, ठीक है, मैं यहाँ पर ये दूसरे पेन से कर देती हूँ, ये राइट है ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, मस्ट बाइंड टू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स इन ऑर्डर टू सर्कुलेट इन ब्लड। यानी कि ब्लड में ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई प्रोटीन की आवश्यकता हमेशा होगी उसको, हार्मोन को। तो भाई हार्मोन को जरूरत पड़ती है, बट वो बहुत ही स्पेसिफिक या बहुत ही रेयर हार्मोन्स है। तुम जनरली सभी हार्मोन्स के लिए ये टर्मिनोलॉजी नहीं यूज कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग हो गई। यानी कि यहाँ पे हमने देख लिया कि आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और अभी नेक्स्ट देखते हैं, विल ओनली अफेक्ट द सेल्स विद रिसेप्टर फॉर द हार्मोन। ये भी बात हम कर चुके हैं। अब देखो क्या लिखा है, कैन रेगुलेट द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द टारगेट टिश्यू बाय कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ रिसेप्टर फॉर द हार्मोन्स। तो देखो रिसेप्टर पे डिपेंडेंसी तो है ही, मतलब रिसेप्टर अगर है तब बाइंडिंग होगी और तभी रिस्पॉन्स जनरेट होगा। रिसेप्टर नहीं है तो रिसेप्टर आपका बाइंड नहीं कर पाएगा, राइट। तो अगर हम हार्मोन नहीं बाइंड कर पाएगा तो इसका मतलब रिसेप्टर तुम जितने ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा हार्मोन बाइंडिंग करेगा, उतना ज्यादा रिस्पॉन्स बढ़िया आएगा। तो यहाँ पर हमें 1, 4, 5 यानी कि डी ऑप्शन जो है बच्चे वो बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आपको छोटे छोटे मैं थोड़े क्वेश्चंस दूंगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर जरा देखेंगे, विच हार्मोन बाइंड टू, which hormone bind to intracellular receptor। ठीक है, कौन से हार्मोन इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। ऑप्शंस में दे रखा है बच्चे, ए इंसुलिन, ठीक है। फिर आपको बी में दे रखा है ग्रोथ हार्मोन, बी में बच्चे आपको दे रखा है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। फिर आपको दे रखा है सी ट्राई आयोडो थायरोनिन, ठीक है। फिर आपको दे रखा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस तरीके से बच्चे आपको दे रखा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये कंडीशन है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो देखो क्या कंडीशन हो रही है, इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन है, ट्राइआइडोथायरोन है और टीएसएच है। बोल रहा है कौन सा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंडिंग करेगा। तो इंसुलिन के बारे में अगर तुम देखो बच्चे क्या कंडीशन है, इंसुलिन की कंडीशन में अगर हम देखें तो भाई इसके रिसेप्टर सेल के बाहर मौजूद होते हैं, तो ये भी नहीं है। ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर भी बाहर मौजूद होते हैं और इसका तो तुमने सेकेंडरी मैसेंजर भी पढ़ लिया। टीएसएच के भी रिसेप्टर जो होते हैं बच्चे बाहर ही मौजूद होते हैं। यहाँ तुम्हारा राइट ऑप्शन आएगा ट्राइआइडोथायरोनिन। अब जरा इसका कॉन्सेप्ट समझना, और ये तुम्हारे क्योंकि एक्सेप्शन में भी आ जाता है, ठीक है। जरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना। कॉन्सेप्ट बच्चे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो अभी तक हमने ये ही पढ़ा है कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जिनका भी होगा, यानी कि जिन भी हॉर्मोन्स का इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है वो सभी हॉर्मोन्स जो हैं वो कहाँ जाते हैं, वो सेल के अंदर जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि वो होते हैं हमारे लिपिड हॉर्मोन्स, यानी कि हमारे स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, या सीधा सीधा हम लिख सकते हैं इनको स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल से बनने वाले हॉर्मोन्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें क्या कंडीशन हो रही है, दूसरी कंडीशन अगर हम देखें तो देखो क्या सिचुएशन है। यहाँ पर ट्राइआइडोथायरोनिन
ट्राईआइडोथायरोनिन इज एक्चुअली और बच्चे थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन अभी तुम आगे चल के भी पढ़ोगे इसकी कहानी। तो थायराइड हार्मोन के बारे में अगर हम देखें तो इसमें एक आपका हार्मोन आता है जिसे हम कहते हैं T3, एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं T4। T3 ही होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्राईआइडोथायरोनिन, इसी को हम बोलते हैं ट्राईआइडोथायरोनिन। और इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे टेट्राआइडोथायरोनिन, इसको हम बोलते हैं टेट्राआइडोथायरोनिन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेट्राआइडोथायरोनिन, इसको हम बोलते हैं ट्राईआइडोथायरोनिन। तो ये जो तुम्हारा हार्मोन रहता है बच्चे ट्राईआइडोथायरोनिन वाला, ये हार्मोन जो है ये ऑल्दो है तो तुम्हारा प्रोटीन वाला हार्मोन, क्योंकि ये तुमने कहाँ पढ़ा था, ये तुमने पढ़ा था प्रोटीन ड्राइव्ड हार्मोन्स में, है ना। और अगर हम बात करें टायरोसिन से बनता है ये, तो प्रोटीन हार्मोन है बच्चे। पर ये एक एक्सेप्शन है यानी कि ये एक एक्सेप्शन है जहां पर आपको बाइंडिंग जो देखने को मिलती है वो इनटू द सेल देखने को मिलती है, यानी कि इसके रिसेप्टर कैसे हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, यहाँ पे आपको इंट्रासेलुलर रिसेप्टर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से आपका राइट ऑप्शन जो है चेंज हो गया है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे ट्राईआइडोथायरोनिन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, which of the following hormone does not act by secondary messenger? Which of the following hormone does not act by secondary messenger? कौन सा हार्मोन सेकेंडरी मैसेंजर की मदद से काम नहीं कर रहा? तो एक तो है बच्चे जिसका नाम है ग्लूकागॉन, ठीक है। दूसरा है दे रखा है इन्होंने ऑप्शन में एपिनेफ्रिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन। तीसरा इन्होंने दे रखा है बच्चे FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एक आपको दे रखा है टेस्टोस्टेरोन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट एक्ट बाय द सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम? इनमें से कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम के थ्रू काम नहीं करता है? ठीक है, अब जरा बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पे ना थोड़ी स्टेटमेंट तुम्हें ट्रिकी लगने लगती है कब, जब कोई भी टर्म के आगे डज नॉट है ना या नॉट आ जाता है। तो यहाँ पे तुम्हें इसका ध्यान रखना है, डज नॉट लिखा तो है, अब इसका मतलब क्या है, डज नॉट एक्ट बाय सेकेंडरी मैसेंजर। इसका मतलब ये है बच्चे, कॉन्सेप्ट जरा देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसमें सेकेंडरी मैसेंजर नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं, है ना, सेकेंडरी मैसेंजर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जो हार्मोन है बच्चे वो कहाँ जा रहा है, वो डायरेक्टली एंटर कर रहा है। हार्मोन जो है must be entering directly into the cell, must be entering directly into the cell, डायरेक्टली आपके सेल के अंदर एंटर कर रहा होगा, है ना। और अगर डायरेक्टली एंटर कर रहा है तो इसका मतलब इसके जो रिसेप्टर्स होंगे वो कहाँ होंगे, तो रिसेप्टर जो है बच्चे will be present within the cell, रिसेप्टर आपको within the cell देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या ग्लूकागॉन के रिसेप्टर्स अंदर होते हैं, क्या वो सेकेंडरी मैसेंजर का इस्तेमाल करता है ग्लूकागॉन? तो भाई हाँ जी, बिल्कुल, रिसेप्टर्स जो है इसके बाहर होते हैं, इसके वजह से ये सेकेंडरी मैसेंजर का इस्तेमाल करता है, एपिनेफ्रिन भी, FSH भी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि ये सभी के पास क्या होते हैं, इन सभी के रिसेप्टर जो हैं बच्चे वो कैसे हैं, इन तीनों के रिसेप्टर हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, इन तीनों के रिसेप्टर आ जाते हैं बच्चे एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इस वजह से ये जो आपके हार्मोन्स हैं ये बाइंडिंग नहीं कर पाते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है?
नेक्स्ट देखते हैं, द हार्मोन for which the receptor for which of the following hormone is ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो अगर हम लोग इसमें देखें बच्चे, तो इसमें आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, ए इंसुलिन, सेम ही लग रहे हैं ऑप्शंस, ग्लूकागॉन, ठीक है, सी ईस्ट्राडायोल एंड डी एड्रेनालिन, डी एड्रेनालिन, ठीक है, ये है आपके। तो इसमें अगर हम लोग देखें बच्चे, तो यहाँ पर जरा देखना, राइट आंसर, द रिसेप्टर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। देखो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लिखा है ना, इसका मतलब ये है ट्रांसक्रिप्शन देखो कहाँ होता है, ट्रांसक्रिप्शन की साइट क्या होती है, कॉन्सेप्ट, साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होती है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब आपने पढ़ा होगा। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से एमआरएनए बनाना, और डीएनए से एमआरएनए बन रहा है तो डेफिनेटली इसकी जो साइट होगी वो कहाँ होगी, इनसाइड द न्यूक्लियस होगी, यानी कि डीएनए पर होगी। और अगर इनसाइड द न्यूक्लियस की बात करें तो बोल रहा है रिसेप्टर जहां पर किसके रिसेप्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनसाइड द न्यूक्लियस मतलब रिसेप्टर कैसे होंगे, यहाँ पर रिसेप्टर होंगे बच्चे इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर होंगे। और इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो किसके केस में होगा, इंसुलिन में नहीं देखने को मिलेगा, ग्लूकागॉन में भी नहीं, एड्रेनालिन में भी नहीं, ईस्ट्राडायोल, क्योंकि ये आ जाता है हमारा स्टेरॉइड हार्मोन, ये होता है हमारे पास स्टेरॉइड हार्मोन। क्या इतना पॉइंट क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है। तो ये कंडीशन रहती है। आज हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं आपके हार्मोन्स टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, लगभग 4 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। चारों क्वेश्चंस जो है बच्चे थोड़े से ट्रिकी किसी बच्चे को लग सकते हैं, किसी के लिए इजी भी हो सकते हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी है, बस रिवाइज करना है और फिर उसके बाद अपने दोबारा से क्वेश्चंस को देखना है कि भाई अगर गलती हो रही है तो कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं। थ्योरी बार बार पढ़ो, फिर से क्वेश्चन ट्राई करो, है ना, बिल्कुल क्वेश्चंस बनेंगे, ऐसी बात है ही नहीं कि क्वेश्चंस नहीं बने। तो आज की पूरी थ्योरी जो थी वो थी तुम्हारी जनरल के बारे में थी कि हार्मोन्स कौन कौन से तरीके के होते हैं, क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बच्चे मैं कुछ फैक्ट्स भी डिस्कस करूंगी एंडोक्राइनोलॉजी से रिलेटेड, यानी कि साइंटिस्ट वगैरह या फिर कौन सा फर्स्ट हार्मोन था, और हम लोग आपके ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास जो है वो पसंद भी आई होगी और समझ में भी आई होगी। और कोशिश करना बच्चे अपनी कॉन्टिन्यूटी जो आप पढ़ रहे हो उसको मेंटेन करके रखना, ताकि आप एंड तक जो है इस सब्जेक्ट पर फिजियोलॉजी पर पूरी कमांड बना सको। ऑलराइट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।